नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। सब जीत का दावा कर रहे हैं, सब दूसरे को हराने का दम ठोक रहे हैं, लेकिन इन सारे दावों और दम की पड़ताल थोड़ी देर में होने वाली है। शाम के 4 बज चुके हैं और हर हिंदुस्तानी का चैनल आपसे किए वादे के मुताबिक हाजिर है न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल लेकर। बिहार के एग्जिट पोल का पहला नतीजा बस थोड़ी देर में आने वाला है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5वें चरण की जिन 57 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है वहां बम चल रहा है। 3 बजे तक 52% वोट पड़ चुके हैं। इस वक्त बिहार में वोटिंग का अंतिम घंटा चल रहा है। शाम 5 बजे मतदान खत्म होना है और थोड़ी देर में हम आपको न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल दिखाएंगे, उसका नतीजा दिखाएंगे। वो एग्जिट पोल जो अब तक सच साबित हुआ है, चाहे पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए या फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात। तो कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे क्या नतीजे हैं, क्या संकेत है, अब की बार बिहार में कौन सरकार बनाने जा रहा है। बहुत जल्द आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि ये आकलन है, ये नतीजे नहीं है, नतीजे 8 तारीख को आएंगे, लेकिन एक संकेत जरूर मिल जाएगा। और इस खास कवरेज में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ विनोद शर्मा जी यहां पर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरुण रंजन जी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। राहुल देव जी भी मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय सोनकर शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन हैं जेडीयू के नेता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अपने मेहमानों के साथ आपको बिहार की तस्वीर का सबसे सटीक और विश्लेषण और एग्जिट पोल हम आपको दिखाएं, उससे पहले जरा अपने दर्शकों को याद दिला देते हैं कि क्यों देश में जनता और बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल जो है उसका लोहा मानते हैं। चौंकाने वाली, सिर चकराने वाली ये तस्वीर है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने जो एग्जिट पोल किया है वो देश में बीजेपी, एनडीए और कांग्रेस सभी को ऐसी ऐसी सीटें दे रहा है कि आप भी देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल, वो घड़ी जिसका सभी को इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगी और आम आदमी पार्टी 2/3 बहुमत के साथ अव्वल। अब बारी बिहार की है। नतीजों से पहले देखिए, फिर सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल। जी हां, बिहार की असली तस्वीर अगर आपको देखनी है, हमारे साथ बने रहिए। बस कुछ ही देर में, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आपको बताएंगे क्या होने जा रहा है बिहार में। तो बिहार में अंतिम घंटे की वोटिंग जारी है। आपको पटना भी लिए चलेंगे, विधानसभा से हमारे साथ वहां से कई मेहमान जुड़ेंगे। वहां पर खास कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि आखिर बिहार में वोटिंग का परसेंटेज क्या रहा है, इस बार क्या स्थिति नजर आई है। जरा नजर डालिए टेलीविजन स्क्रीन पर, देखिए। पहले चरण की बात की जाए तो 49 सीटों के लिए जो वोटिंग हुई थी, 57% तब मतदान हुआ था। यह पहले चरण का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद अगले चरण में देखिए क्या हुआ था। दूसरा चरण, यहां पर 32 सीटों के लिए मतदान हुआ था और 55% तब वोटिंग हुई थी। तो पिछले कई सालों के मुकाबले अगर बात की जाए, मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। तीसरे चरण में आप देख सकते हैं 53.85% मतदान हुआ था 50 सीटों के लिए जो लोगों ने वहां पर वोट डाले थे। इसके अलावा आगे बढ़े, अब चौथे चरण की बात की जाए तो यहां आप देख सकते हैं 55 सीट के लिए करीब 58% मतदान हुआ था। और आज भी मतदान का जो प्रतिशत है वो ठीक ठाक है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इसी पर एक टिप्पणी जरा आपसे विनोद शर्मा जी मैं लेना चाहूंगा। अगर मतदान बढ़ा है तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? देखिए, इसके विभिन्न मतलब निकाले जा सकते हैं, आप क्या चाहते हैं उसके हिसाब से। लेकिन मेरा यह मानना है कि चूंकि चौथे चरण के बाद दोनों पक्ष ये दावा कर रहे थे कि उनको बढ़त हासिल है, तो 5वां जो चरण है जिसमें कि पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने जब वो गठबंधन में थी नीतीश के साथ तो अच्छा किया था। करीबन 25 सीट वो पाए थे इस इलाके में, और भारतीय और नीतीश कुमार की जो सीटें थी मेरे ख्याल 2-1 उनसे कम थी और 8 आरजेडी की थी और कुछ कांग्रेस की थी। तो अगर आप इसको एग्रीगेट कर लें
और कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू को मिला दें तो उनकी बढ़त कागज पे आपको नजर आएगी। अच्छा। और जमीन पे भी जो आज के दिन समीकरण है उसके लिहाज से जहां पर माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो होप है वो केंद्रित है ओवैसी पे। भारतीय जनता पार्टी की जो होप है वो केंद्रित है इस चरण में पप्पू यादव पर तो और एनसीपी पर। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो चरण है इसमें वो एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी से आगे आई है। हालांकि उन्होंने जो पत्राचार किया और जो अखबारों में जो उन्होंने इश्तेहार दिए उससे कुछ लगता था कि वो विचलित हैं, क्योंकि इस तरह के इश्तेहार 4 दिनों में 2 बार अगर रोक लगाई है इलेक्शन कमीशन ने, यहाँ तो नहीं छपे लेकिन हमारी जो जानकारी है कि वो इश्तेहार जो थे उनके जरिए शायद जनता में एक दहशत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। विजय सोनका शास्त्री मुस्कुरा रहे हैं, जो ये बातें आप कह रहे हैं उस पर कुछ विचलित है क्या विजय जी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हम लोग एक ही मुद्दा लेकर के आगे चले थे और उसी मुद्दा को चलाने की कोशिश की है। सर मुद्दे पर जनता ने अब तय कर दिया है, हो गया, आखिरी चरण का मतदान भी खत्म होने वाला है। जरा ईमानदारी से बता दीजिए हो क्या रहा है बिहार में, मन की बात आप भी बता दीजिए। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता का पूरा स्नेह मिलेगा। अच्छा। और अभी थोड़ी देर में आप लोग वैसे दिखलाने वाले भी हैं। हाँ, तो हो सकता है जो मान के चल रही वैसा ही दिखेगा। मैं आपके पास दोबारा आता हूं, लेकिन रमन आप तो गए हैं कई इलाकों में, आपने वहां से रिपोर्टिंग की, ग्राउंड जीरो पर अपने हालात देखे हैं। इस 5वें चरण के बारे में पहले मैं बात करना चाहूंगा। यहां पर जैसा कि विनोद जी कह रहे थे, क्या आपको लगता है पप्पू यादव या फिर ओवैसी फैक्टर असर डालने वाला है? देखिए अखिलेश, अगर बात करें तो ये पूरा इलाका सीमांचल या मिथिलांचल, अगर कहें कि सीमांचल के इलाके में कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, उन इलाकों में आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद यादव, आरजेडी या जेडीयू या एनसीपी को जीत मिली थी। और अगर मिथिलांचल की बात करें तो बीजेपी को जीत मिली, लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत नहीं मिली थी। तो ओवैसी साहब सिर्फ 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव का पूर्णिया से भी गढ़ रहा है, पूर्णिया से भी वो सांसद रहे हैं। और उनकी पूरी कोशिश रही है कि जो भी कैंडिडेट जिनको कि आरजेडी से टिकट नहीं मिला या कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, उन्होंने उस कैंडिडेट को अपने पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ाने की कोशिश की, चुनाव लड़वाया। तो उनकी पूरी उम्मीद है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो उनका कैंडिडेट है वो अच्छा वोट लाएगा और कहीं न कहीं उनके बगैर अगली सरकार नहीं बनेगी। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी साहब और पप्पू यादव कितना महागठबंधन को नुकसान पहुंचा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर नहीं पहुंचा पाते हैं तो महागठबंधन को। लेकिन जो ये पूरा इलाका है, एक तरीके से लालू यादव का गढ़ इस लिहाज से माना जाता है क्योंकि मुस्लिम यादव समीकरण में बैठाते रहे लंबे वक्त से, माई समीकरण, और वहां पर ये मतदाता ज्यादा है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है इन इलाकों में। ये तो सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा आपसे यही है, आपको क्या लगता है कि लालू यादव का वाकई व्यापक असर होने जा रहा है इन इलाकों में? क्योंकि जाति के आधार पर तो ध्रुवीकरण का पूरा प्रयास किया उन्होंने। अभी देखिए, जो मुझे लगता है कि पिछली बार तो एक त्रिकोणीय संघर्ष था बिहार में, लेकिन अभी तो बिल्कुल सीधी सीधी 2 बड़े पक्षों की, 2 सेनाओं की लड़ाई है। और उसमें बहुत सारी चीजें जो स्थानीय फैक्टर या वोट कटुआ पार्टी उम्मीदवार जो पिछले चुनाव में ज्यादा मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण रहे होंगे स्थानीय स्तर पर, वो उनका असर इस बार घटेगा। अच्छा। और मैं समझता हूं कि बिहार के लोगों को अंदाज है कि वो ये किस तरह का अलग तरह का चुनाव है और इसका जो बिहार से बाहर का महत्व है वो भी बिहार की राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक जनता को काफी समझ में आ रहा है। और जो आपने एक शुरू में सवाल पूछा था कि वोट प्रतिशत जो ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा होने की उम्मीद है, उसका एक कारण ये भी है कि जो अतिरिक्त उत्साह हमें दिख रहा है तो उसमें ये एक एहसास भी है कि ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है और ये केवल बिहार का खेल नहीं है, बिहार का ही चुनाव वो नहीं उसमें वोट डाल रहे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अरुण रंजन जी, आप बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, उस नब्ज को आप टटोलते रहे लंबे वक्त से। जो कह रहे हैं राहुल जी, नतीजे जो भी हों, इसका क्या वाकई पूरे देश पर असर पड़ने जा रहा है आने वाले दिनों में?
बहुत तीखा असर पड़ेगा। वो इसलिए असर पड़ेगा कि दिल्ली से मोदी जी का और बिहार में दो जो तगड़े नेता हैं उनका अस्तित्व का पूरा मामला इस पर टिका हुआ है। अगर वो बिहार के नेता हारते हैं तो उन दोनों में से कोई एक एलिमिनेट होगा तेजी से और दूसरा पर उसका बहुत असर पड़ेगा। और अगर दिल्ली हारती है, मोदी जी हारते हैं, तो इसका तो पूरे देश में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी शंभुनाथ जी, आपका क्या आकलन है? देखिए, इसका असर के बारे में जी, असर के बारे में। हाँ, नहीं, असर तो निश्चित तौर पे इसका बहुत असर है। जिस हाई प्रोफाइल पे ये चुनाव गया है, मेरा ख्याल है कि उतने हाई प्रोफाइल के बाद ये चुनाव हारना, मेरा ख्याल है कि मोदी जी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसका पहला जो असर होगा वो भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक ढांचे पे पड़ना चाहिए। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि तो राजनाथ सिंह का बयान क्या असर पड़ सकता है आपके मुताबिक? किस पे? सांगठनिक ढांचे पे क्या असर पड़ सकता है? सांगठनिक ढांचे पे पहला असर तो यही पड़ सकता है कि अमित शाह की कैजुअलिटी हो, कोई दूसरा पार्टी प्रेसिडेंट आए। अच्छा, हालांकि राजनाथ सिंह ये बयान दे चुके हैं कि नहीं, चुनाव के नतीजे जो भी हो, पार्टी प्रेसिडेंट बदला नहीं जाएगा। लेकिन उनका जो टेन्योर है वो राजनाथ सिंह वाला ही टेन्योर है, वो उसी टेन्योर में काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बैक टू बैक अगर ये हार की श्रृंखला बनती है कि दिल्ली में आप चुनाव हारे, फिर उसके बाद बिहार में हार गए, तुरंत आपको फेस करना है। और एक सवाल और ये भी फिर खड़ा हो जाएगा कि क्या जनता को जहां एक चेहरे के तौर पर विकल्प मिल रहा है तो दूसरा विकल्प भी जनता चुन रही है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल थे विकल्प के तौर पर, अगर यहाँ नीतीश कुमार है तो। हालांकि ये कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी है, नतीजे नहीं आए, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें 2 बातें आप ध्यान रखिए। पहली, ये न्यूज 24 टुडे चाणक्य का जो एग्जिट पोल है कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे, तब तक किसी और भी जगह आप ना जाएं, अफवाह पर ध्यान ना दें। दूसरा, ब्रेक पर जाते जाते जरा देखिए बिहार के चुनाव में हुए जुबानी घमासान का एक छोटा सा ट्रेलर। लालू जी, आपको जितना खेल खेलना है खेल लो। छठी का दूध हम लोग याद करा देगा नरेंद्र मोदी को। बिहार में बिजली का ब बोलते हैं क्या, ब बोलते हैं क्या ये लोग? हिसाब किताब पूछो। अरे हिसाब किताब हम तो हर साल देते रहे, अब वो दिन चले गए। अब बिहार आप पे भरोसा नहीं कर सकता। झूठा प्रधानमंत्री है मोदी को डर दिखा रहे हो। मोदी आएगा तो ऐसा होगा, मोदी आएगा तो वैसा होगा। तो हार गया, खत्म हो गया, रेल हो गया, फटफटा रहा है। क्यों परेशान हो? क्यों आपके सारे कच्चे चिट्ठे खुल जा रहे, इतने डर लग रहा है? इसमें और ही बधिया होने वाले हम छतरा ही न करता है। नई नई गालियां गढ़ी जाती हैं और रोज मोदी को नई गालियां दी जा रही है। बीजेपी के लोगों, आ जाओ हमारे देश के लोगों, देखो क्या करते हैं तुम्हारा। कुछ नहीं दे पाए लोग। अच्छे दिन आए, देश भर में लोग कह रहा है मोदी जी अच्छे दिन अपने पास रख लीजिए, हम लोगों के पुराने दिन लौटा। कदम अब नौटंकी बंद करें। इन लोगों ने तो राम को भी धोखा देने का काम किया है और गंगा मैया को भी धोखा देने का काम किया है, तो हम लोग किस खेल की? काम वाली सरकार चाहिए, यही जुबान चलाने वाले लोग हमसे सोचो। 8 तारीख को सब लोगों को अपना अपना हैसियत का पता क्या कहते हैं चल जाएगा, इसलिए ये भरोसे के लायक नहीं है। कई सोशल साइट्स और दूसरे माध्यमों पर न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के मनगढ़ंत नतीजे प्रसारित किए जा रहे हैं। न्यूज 24 आपको ये बताना चाहता है कि इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के नतीजे देखने के लिए आपको थोड़ी देर और इंतजार करना होगा।